महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना के बागी अरकान असेंबली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर को अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई करने से रोका जाए। साथ ही अजय चौधरी को लेजिस्लेटर पार्टी का लीडर बनाने को भी चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की समाअत करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाले की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। बागी अरकान असेंबली की पैरवी हरीश साल्वे, जबकि शिवसेना की पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे। बागी रुकने असेंबली ने एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर के तौर पर नाअहल करार देने के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त में सुनील प्रभु की बतौर चीफ वेब तकरूरी को भी चैलेंज किया गया है। वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे के महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में अब एंट्री हो चुकी है। बागियों के सरबराह एकनाथ शिंदे ने उनसे फोन पर बातचीत की। शिंदे ने एमएनएस सरबराह से बातचीत के दौरान उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया है। राज ठाकरे अपने कोहले की सर्जरी से रिकवर हो रहे हैं। हाल ही में वो ऑपरेशन के बाद घर वापस आए हैं। ताहम ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों के दरमियान सियासी मामलात पर बातचीत हुई है। हालिया दिनों में राज ठाकरे की जानिब से एमवीए हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी देखी गई है। शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर भी राज ठाकरे सवाल उठा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे के मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे ने दिया इशारा। बीजेपी रियासत में दोबारा इख्तिदार में आएगी। 2 से 3 दिनों में रियासत में इख्तिदार कायम करने का दिया इशारा। जालना में एक सरकारी प्रोग्राम में वजीर सेहत राजेश टोपे की मौजूदगी में ये बयान दिया गया है। तो बड़ी खबर, रेलवे के मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे ने बड़ा इशारा दिया है। बीजेपी रियासत में दोबारा इख्तिदार में आएगी। 2 से 3 दिनों में रियासत में इख्तिदार कायम करने का इशारा दिया गया है। जालना में एक सरकारी प्रोग्राम में वजीर सेहत राजेश टोपे की मौजूदगी में इस तरह का बयान दिया गया है। मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे। मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला उरायले। तर 14 वर्षांमध्ये तुम्ही जे जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला लागली। त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल। पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। पण टोपे साहेब, अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। आज आपण वर्तमान काळामध्ये बसले, माझी एक नाराजी आहे काही गोष्टीवर। तर मी विरोधी पक्षात आहे राज्यात, मी माझी भूमिका मांडली पाहिजे। खरं तर भूमिका अशा लोकांपुढे मांडतो की जे तुमच्या अवतीभोवती फिरणार आहेत। महिला आहेत बिचारा दुसरे, त्यांना सांगून काय फायदा आहे? ते आता खुश येतात जी की खैरी भेटली म्हणून, आणि ती नशीब ते सगळी थांबून दिली। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना लीडर संजय राउत का अपने पुराने मुतनाज़ा बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि उन्होंने रूह और जमीन के मरने की बात कही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा है कि पार्टी से भागने वालों का जमीर मर चुका है। इससे पहले संजय राउत ने एक काबिल एतराज बयान देते हुए कहा था कि गुवाहाटी से 40 अरकान असेंबली की लाश मुंबई आएगी। इसके बाद अब उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि गुवाहाटी में जिन 40 अरकान असेंबली की मौत हुई है उनकी रूह जिंदा लाश की तरह है। शिवसेना लीडर ने मजीद कहा है कि मैंने गुलाब राव पाटिल का वीडियो ट्वीट किया है। गुलाब राव पाटिल ने अपने बाप को बदल दिया। पार्टी से भागने वालों का जमीर असल में मर चुका है। हम अपने बाप को कभी नहीं बदलते। संजय राउत ने मजीद कहा है कि उन्हें भी बागी अरकान असेंबली ने अपने साथ आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है।
तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका आहे, अगर मी कहा आहे, अगर हे जर मी बोललेलो असेल तर त्याच्यामध्ये एवढं मनाला लावून घ्यायचं कारण काय आहे? आणि ते खरं आहे. आत्ताच मी एक भाषण, अभी मैंने एक भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटिल का, आप देख लीजिए. वो खुद बोल रहा है बाप बदलने की भाषा. जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है. वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है. कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं. हम बाप बदलने वाले में से नहीं है. ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है. और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश. जिंदा लाश, जिंदा कौमें, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है. जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये किसने कहा है? ये राम मनोहर लोहिया ने कहा है. तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए, लेकिन समझ लीजिए आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से, महाराष्ट्र से, लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो. मैंने किसी की आत्मा और भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है. मैंने सिर्फ सत्यता कही है कि आपका जमीर मर गया है, इसलिए आपके सिर्फ आप जिंदा लाश बन गए. देखिए, बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो लोग संपर्क कर रहे हैं, सांसदों से. करने दीजिए, करने दीजिए. हमसे भी संपर्क है, हमसे भी संपर्क होता है, हमसे भी बातचीत होती है कि आप क्यों इतना करते हो पार्टी के लिए, आपको क्या मिला? बोलो हमको सब कुछ मिला है, पार्टी ने हमको क्या नहीं दिया है. आज जो संजय राउत यहाँ बैठा है वो शिवसेना की देन है, बाला साहब ठाकरे की देन है, आप सब लोग शिवसेना की देन है. हम लोग मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे. इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वसीम अंसारी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं. वसीम अंसारी, जानना चाहेंगे कि सियासत के मैदान में जाती हमला और फिर संजय राउत ने अपने इस बयान पर वजाहत भी दी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, जिस तरह से संजय राउत का ये पूरा बयान है, इससे लेकर शिंदे ग्रुप में नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन साफ तौर पे दिया है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो महज एक मुहावरे के तौर पे थी. और इस बातों को जिस तरह से जिक्र किया है कि इनकी जो रूह है वो मर चुकी है, उनकी बॉडी साथ में आएगी, क्योंकि उनके इस बयान के बाद शिंदे ग्रुप की तरफ से कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की थी और एकनाथ शिंदे ने अपनी बातें रखी थी ट्वीट के जरिए और कहा था कि इस बारे में कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवालिया निशान उठाया था और कहा था कि एक नेता किस तरह से उन्हें धमकी दी जा रही है, तो उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में. इस तरह की बातें रखने के बाद अब जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठ सकते थे, धमकी के तौर पर गिन सकते थे, इसे लेकर संजय राउत ने अपनी भूमिका साफ रखी. लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा. जिस तरह से राउत साहब दानवे ने एक सभा के अंदर इस बात का बयान किया था कि 2 से 3 दिन होंगे और उसके बाद बीजेपी की सरकार आ सकती है, इस पर एक बड़ा फैसला के तौर पे देखा जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में सैटरडे और संडे के दिन कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की. उस बैठक में महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन उस बैठक से महाराष्ट्र के नेता नहीं जाएंगे. इसकी एक वजह यह है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जिस तरह से उथल पुथल चल रही है, उस पर सभी की निगाह है. तो इस कार्यकारिणी से उन्होंने रजा मांगी है. उन्होंने कहा है कि इस बैठक में हमें नहीं बुलाए, ताकि महाराष्ट्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो यहाँ पर रहने की उन्हें ज़रूरत है. उसमें जिन्होंने अपनी छुट्टी मांगी उसमें देवेंद्र फडणवीस है, गिरीश महाजन है, आशीष शेलार है, चंद्रकांत पाटिल हैं, साथ ही जो अपोजिशन लीडर है प्रवीण दरेकर, ये सारे लोग इस कार्यकारिणी की बैठक में नहीं जाएंगे. तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाला जो सप्ताह है वो काफ़ी अहम होगा सरकार की भागदौड़ को लेकर. और जिस तरह से उठापटक चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, ऐसे वक्त में किसी भी बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना चाहते हैं. कोऑर्डिनेशंस को लेकर किसी भी तरह की
कोई कमी नहीं रखना चाहते। इस बात का जिक्र साफ तौर पे यही दिखा रहा है। एक तरफ दानवे का इस तरह का बयान और दूसरी तरफ बीजेपी में इन नेताओं को छूट मिलना, तो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। दोपहर 2 बजे के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शिंदे ग्रुप की जो बैठक खत्म होगी या बैठक शुरू होगी, उस बैठक में काफ़ी अहम फैसले लिए जाएंगे। खास करके जो संजय राउत का बयान आता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि अब आगे की रणनीति किस तरह से तय करना, इस पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर शिंदे ग्रुप के या फिर आज शाम जिस तरह से उन्हें नोटिस दी गई थी उसकी मुद्दत आज शाम में 5 बजे खत्म होने वाली है। अगर उस मुद्दत पे किसी तरह की कार्रवाई होती है या उनकी निलंबन करने की बात की जाती है तो दिक्कतें उनके सामने खड़ी हो सकती है, उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अब किस तरह से मेजोरिटी उनके पास है इस बारे में भी जानकारी हो सकता है राज्यपाल को देने की एक रणनीति तैयार की जाए और आने वाले 1 या 2 दिन में हो सकता है कि राज्यपाल से मुलाकात करने या फिर उनसे अपनी जानकारी देंगे कि किस तरह से उनके पास विधायकों की संख्या है और असली शिवसेना ये है, किस तरह से आगे की रणनीति तय होगी। ये सारी चीज़ें आज दोपहर की जो बैठक होगी इस बैठक में सामने होगा। और साथ ही अभी कुछ देर पहले उदय सामंत जो फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र की जनता से रूबरू हो सकते हैं, मीडिया से रूबरू होंगे, इसकी जिस तरह से 2 दिन पहले हमने देखा कि उदय सामंत जो हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक में थे, आदित्य ठाकरे के साथ थे और अचानक वो सूरत पहुंचते हैं और सूरत से सीधा गुवाहाटी। तो ये जो शिंदे ग्रुप की लगा जाए तो संख्या है बढ़ती जा रही है और किस वजह से जो मंत्री हो या फिर विधायक हो भागते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर वो अपनी पूरी भूमिका रख सकते हैं। तो ये भूमिका भी काफ़ी अहम होगी कि क्या मजबूती शिंदे ग्रुप के साथ की जा सकती है और आगे की रणनीति शिवसेना क्या तय करेगी, इस पे सभी की निगाहें होंगी। जी वसीम अंसारी, जैसा कि संजय राउत का एक और बयान आया है कि उन्होंने ये कहा कि बागी अरकान असेंबली ने अपने साथ आने की उन्हें भी दावत दी गई थी, तो ये इशारा जो है किस जानिब है? और साथ ही में ये भी खबर है कि और एक बागी लीडरान की बागी खीमे में अब और एंट्री होने वाली, इस ताल्लुक से भी तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें भी इस बात का न्योता दिया गया था, तो सबसे अहम सवाल अब ये उठने लगा है क्या जब उन्हें इस बात का कि शिंदे ग्रुप की तरफ से इस तरह की कोई योजनाएं बनाई जा रही है, उस वक्त उन्होंने इस बात को रिएक्ट नहीं किया। इस तरह के सवाल अब उठने लगे हैं लोगों की तरफ से और ये बताने की कोशिश भी संजय राउत की तरफ से की जा रही है कि मुझे भी ऑफर दिया गया था लेकिन मैं शिवसेना को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि शिवसेना ने उन्हें खड़ा किया है। और जो विधायक वहाँ पहुँचे हैं, जो नेता वहाँ पे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं शिवसेना ने ही खड़ा किया है, जिनके नाम पर वो चुनकर आए हैं। और कई बार ऐसे विधायक भी हैं, कई तो पहली बार विधायक हैं, कई इससे पहले भी विधायक रह चुके, उन सबको बताने की कोशिश की। जमीनी स्तर पर शिवसेना को मजबूत करने के लिए भी इस तरह के बयान को देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है उनमें जो जोश खत्म होता हुआ नजर आ रहा है उसे भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह के बयानों के जरिए उन्हें एकजुट करने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पर शिवसेना की दिखाई दे रही है। तो चलिए वसीम अंसारी, आपका तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र का सियासी बहरान जारी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में मुफादे आमा की अर्जी दाखिल। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना अरकान असेंबली को फौरी महाराष्ट्र बुलाने की अपील। हमारे मुफादात हो रहे हैं मुतासिर, अर्जी गुजार का इस तरह से कहना है। 7 मुंबई के शहरों ने दाखिल की है PIL। तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र का सियासी बहरान जारी। बॉम्बे हाई कोर्ट में मुफादे आमा की अर्जी दाखिल की गई है। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना अरकान असेंबली को फौरी महाराष्ट्र बुलाने की अपील की गई है। हमारे मुफादात हो रहे हैं मुतासिर, 7 मुंबई के शहरियों ने दाखिल की है PIL। तो आपको बता दें, 7 मुंबई के शहरियों ने PIL दाखिल की है। बॉम्बे हाई कोर्ट में मुफादे आमा की अर्जी दाखिल की गई है। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना अरकान असेंबली को फौरी महाराष्ट्र बुलाने की अपील की गई है। हमारे मुफादात हो रहे हैं मुतासिर, इस तरह से अर्जी गुजार का कहना है। और साथ ही में 7 मुंबई के शहरियों ने PIL दाखिल की है। बड़ी खबर,
महाराष्ट्र के सियासी बहरान के ताल्लुक से। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान पर साबिक मरकजी वजीर और जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम ने अफसोस का इजहार किया है। बंगलुरु में सीएम इब्राहिम ने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक के तजुर्बे को महाराष्ट्र में भी दोहरा रही है। पैसे और इख्तिदार की बुनियाद पर महाराष्ट्र की मौजूदा हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की जा रही है। हर बुरे चीज का खत्म होने का वक्त आता है, इंतजार करो, वक्त आएगा उसका। कैसे देखते हैं सर महाराष्ट्र का जो सिचुएशन है उसको? बिल्कुल पैसे, पावर, पैसे इस्तेमाल किए, यहाँ जो किए थे वहाँ भी वही किए हैं। लेकिन जब लोग रिवोल्ट होंगे ना तो पूरा खाए सब बाहर आ जाता है। तो आखिरकार जो है एक हुकूमत जो बनी थी वो गिर रही है, वहाँ पे 40 MLA तकरीबन जो है बागी बनकर पैसा दिए, पैसा है, चल रहा है। तो आखिर में क्या मैसेज दे रहे हैं सर? मैसेज यही है कि लोग होशियार रहें। महाराष्ट्र की आवाम इनको सबक सिखाए, कर्नाटक की आवाम सबक सिखाएगी इनको। ये जो हुआ है यहाँ भी पहले किए हैं ऐसा, वही चीज़ वहाँ पे कर रहे हैं। बीजेपी वालों की ये फितरत है, आदत है उनकी। इलाहाबाद तशद्दुद के मुलजिम जावेद मोहम्मद के घर को मिसमार करने के मामले में हाईकोर्ट में आज समाअत है। जावेद मोहम्मद की अहलिया परवीन फातिमा ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार ने पीडीए पर गलत तरीके से घर मुनहदम करने का इल्जाम लगाया है और कसूरवार अफसरों के खिलाफ मुतालबा कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। अर्जी गुजार ने नया घर तामीर होने तक सरकारी रिहाइश का मुहैया कराने की मांग भी की है। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। 12 बजे तमाम अपोजिशन लीडर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर जमा होंगे। 12:15 बजे यशवंत सिन्हा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। यशवंत सिन्हा का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है। सदारती इंतखाबात 18 जुलाई को होंगे। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सदारत इंतखाबात के ताल्लुक से। टीआरएस का फैसला, अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत करेगी टीआरएस। पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त केटी रामाराव रहेंगे मौजूद। ममता बनर्जी की इंतखाबात को लेकर हुई मीटिंग में टीआरएस ने नहीं की थी शिरकत। तो बड़ी खबर सदारती इंतखाबात के ताल्लुक से। सदारती इंतखाबात, टीआरएस का फैसला, अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत करेगी टीआरएस। पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त केटी रामाराव के मौजूदगी में करेंगे। ममता बनर्जी की इंतखाबात को लेकर हुई मीटिंग में टीआरएस ने शिरकत नहीं की थी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क की पहली आदिवासी खातून सदर जमहूरिया बनने जा रही है। अपोजिशन को सपोर्ट करने से चौंक गया। इसके अलावा दीगर मुद्दों पर भी नकवी ने बातचीत की। मौजूद है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, आज यशवंत सिन्हा जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के नामांकन करने वाले हैं विपक्ष की तरफ से, जबकि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, क्यों नहीं सर लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही थी कि आम सहमति से द्रौपदी जी को राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग मदद करते, समर्थन देते, वोट करते। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी कोशिश भी की, सबसे बात भी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मौका था विपक्ष के लिए जिस मौके पर कि एक पहला मौका इतिहास का होता है जिसमें कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं, उससे वो चूक गए। अभी तो लोकतंत्र है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मुर्मू जी को अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छे मतों के साथ वो जीतेंगी।
सर, आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, सपा का गढ़ माना जाता था, कहा जाता था कि मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं पड़ता है, लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। देखिए, ये विरासत की सियासत और वोटों की तिजारत, इसके दिन अब लद गए हैं। अब जो लोग अपने गढ़ के गुरूर में थे, वो गढ़ जो है गड्ढे में चला गया है। अब ये एक बात समझ लेना चाहिए कि बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी नहीं हो सकती। आज जो है वो आपको अगर लगता है कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर वोटों का अपहरण कर लेंगे, वोटों को आप गुमराह कर लेंगे, तो वो अब नहीं होने वाला। अब लोग समझदार हो गए हैं। आज मूड भी लोगों का बदला है, माहौल भी बदला है और सियासत का मिजाज भी बदला है। सर, महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होनी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इससे? देखिए, घर चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं, घर संभल नहीं रहा है और बाहर शोर मचा रहे हैं कि हमें बचाओ। तो इसलिए पहले घर संभालें, तब सरकार संभलेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। रामपुर पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की जीत से समाजवादी पार्टी खेमे में मायूस है। आजम खान ने इल्जाम लगाया कि आज़ादाना व मुनसिफाना तरीके से चुनाव का इनेकाद नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा है कि इसे न चुनाव और न ही नतीजे कहा जा सकता है। ये कहा है चुनाव था ही कहा, इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। क्या वजह रही जो इतनी? अरे भाई, और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको भाई? आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई, लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन इस तरीके से प्रशासन ने किया, तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए आप। हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।